हम लोग अभी तक इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि एडम स्मिथ को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कौन सी थीं, लोग कौन से थे जिन्होंने एडम स्मिथ को प्रभावित किया और एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का आधार बने। आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वह निश्चित रूप से देश, काल, परिस्थिति और जिनके साथ रहता है उसी के प्रभाव का परिणाम होता है। हमारी आपकी सोच की दिशा और दशा भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ हैं। इसलिए आप देखते हैं अक्सर कहा जाता है कि संगत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस लोगों के बीच में आप रहेंगे उन्हीं का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो कभी कभी कहा जाता है कि आप अपने मित्रों के नाम बता दीजिए, मैं आपके भविष्य का निर्धारण कर दूंगा। क्योंकि अगर आपने बताया कि मेरे 5 मित्र हैं, एक खूब सिनेमा देखता है, एक खूब दारू पीता है, एक खूब घूमता है, एक गलती से किताब नहीं छूता है, तो मैं आपके बारे में अपने आप निष्कर्ष निकाल लूँगा कि आप कितने काबिल होंगे ना। आपसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि जो सराउंडिंग आपकी है, आपके इर्द गिर्द जो भी है, उसका आपके ऊपर बहुत अच्छे से असर पड़ता है। चाहे वह सामाजिक परिस्थितियां हों, चाहे वह राजनीतिक परिस्थिति हो, चाहे भौगोलिक परिस्थिति हो, और चाहे लोग आपके साथ जो जैसे हों। तो हम लोग यही देख रहे थे कि किन चीज़ों का असर पड़ा। तो उसमें अगला स्टेप है हमारा जो कि एडम स्मिथ और औद्योगिक क्रांति। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, विभिन्न विषयों में आपने पढ़ा होगा कि यूरोपीय देशों में 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? यूरोपीय देशों में हुई। तो वह औद्योगिक क्रांति का भी बहुत बड़ा असर, और कभी कभी तो ये भी आगे आप पढ़ेंगे, कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति का जो मसीहा था वो एडम स्मिथ ही था। हालांकि इस पर विवाद है, ये सर्वमान्य स्वीकार्य नहीं है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का उस पर असर पड़ा। जो वेल्थ ऑफ नेशंस उसने लिखी, उसमें पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि उनका प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रों के धन में विकास करने वाली दीर्घकालीन शक्तियों पर आधारित था। धन को उन्होंने स्टॉक नहीं बल्कि उत्पादन के फ्लो के रूप में परिभाषित किया। यहाँ ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। उसके पहले आप एक बहुत अच्छी बात समझ लीजिए कि आय, धन और पूंजी, 3 शब्दों का प्रयोग हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। आप हमको बताएं कि तीनों में क्या अंतर है। आय किसे कहते हैं, धन किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं? फट से बताएं, पढ़ियो, बताओ आय, धन और पूंजी तीनों में क्या अंतर है और आप इन्हें कैसे समझते हैं? कौन बताएगा? आज जो अपने कार्य मास्क हटा दो। हाँ, अब बोलो। आज जो अपने कार्य के बदले में प्राप्त करते हैं, ठीक, और धन जो स्टॉक के रूप में रखे हैं, और पूंजी जो अपना बचत निवेश कर रहे हैं उत्पादन के लिए। ठीक है। देखिए, हम आपको एक बहुत आसान सा जवाब इसका बताते हैं। इनकम का मतलब होता है रेगुलर फ्लो जो होता है, वट एवर यू अचीव ऑन ए रेगुलर इंटरवल। जैसे आप जो चीज़ एक निश्चित समयांतराल के बाद पाते हैं, आप रोज भी पा सकते हैं, साप्ताहिक भी पा सकते हैं, मंथली भी पा सकते हैं, वार्षिक भी पा सकते हैं। इसका मतलब जो आपको रेगुलर इंटरवल के बाद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। और जो हमारे पास तिजोरी में रख लिया जाता है वह धन कहलाता है। और जो हम अपना पैसा किसी को ब्याज पर उधार दे देते हैं, इसका मतलब जिसे हम कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए पूंजी जो है वो क्या है? ये वास्तव
यह वास्तव में डिराइव्ड डिमांड है। सीधे हम पूंजी से कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं, श्रम से सीधे उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इन सब की मांग करते हैं इसलिए कि इनके द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, इनका उसमें योगदान है। तो पूंजी का मतलब होता है, क्या होता है? मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी रीयूज्ड। पूंजी किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित वह साधन है जिसको हम पुनः उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस पैसे के बदले आपको कुछ प्राप्त होता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो अगर हमारे पास 100 रुपये की नोट है मान लीजिए, और आपको 100 रुपया किसी कार्य को करने पर हर रोज़ मिलता है मान लो, तो वह 100 रुपया क्या कहलाएगा? तुम्हारी इनकम होगी। वह 100 रुपया तुमने अपने तिजोरी में रख दिया तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और वही 100 रुपया अगर तुमने मुझे 10 रुपये ब्याज पर दे दिया 1 महीने के लिए, तब वो क्या हो जाएगा? पूंजी हो जाएगी, क्योंकि अब उससे आप धन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसने धन को किस रूप में व्यक्त किया? स्टॉक के रूप में नहीं व्यक्त किया। किसके रूप में व्यक्त किया? फ्लो के रूप में इस्तेमाल किया। अर्थात ये इसको आय के रूप में मानता है। पैसा जो है, जिसको आप रेडीमेड परचेजिंग पावर कहते हैं, मिला हमने खर्च कर दिया, इस रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसने जिस धन की बात कही उसका मतलब फ्लो से था, स्टॉक से नहीं था। सामान्यतः धन हम किसको कहते हैं? जिसका संबंध स्टॉक से होता है, जो डेड मनी होती है, रख लिया गया। अब उसका कोई उससे कोई हमने रख लिया है कि आड़े वक्त काम आएगा, लेकिन उससे कुछ पैदा वैदा नहीं हो रहा है। ठीक है, श्रम विभाजन की विवेचना के बाद स्मिथ ने लिखा कि उसमें कृषि और उद्योग की तुलना में उद्योगों में विशिष्टीकरण के अवसर और श्रम विभाजन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ कार्यों में ज़्यादा विविधता होगी। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि श्रम विभाजन क्या है और विशिष्टीकरण क्या है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्य का बंटवारा। एक ही व्यक्ति सारा काम करे, या जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो उसे वह कार्य दे दिया जाए, इसे श्रम विभाजन कहते हैं। और जब एक आदमी एक ही काम को बार बार रिपीट करता है तो वह उस कार्य को करने में अत्यधिक दक्ष हो जाता है। इसे हम विशिष्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन। जैसे आजकल देखो, अब हर चीज़ के स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। जैसे पहले केवल डॉक्टर होता था, एक डिग्री होती थी डॉक्टर। अब आप डॉक्टर केवल नहीं होते हैं, डॉक्टर हैं तो किस चीज़ के? तो आप कहते हैं एलोपैथ के या होम्योपैथ के, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता है। जब आप कहते हैं एलोपैथ के डॉक्टर तो पूछते हैं आँख है के हैं कि कान के हैं ना। सामान्य बीमारी के डॉक्टर हैं कि हार्ट के, लीवर के, किडनी के, अलग अलग। तो ये क्या है? ये विशिष्टीकरण है, ये स्पेशलाइजेशन है। ये काम बांट दिया गया है कि एक ही आदमी हार्ट भी देखे, किडनी भी देखे, लीवर भी देखे, आँख भी देखे, दांत भी देखे, नाक भी देखे, तो निश्चित रूप से वह किसी में भी कुशल नहीं हो सकता है। अब एक आदमी केवल आँख ही देखता है अगर, तो ये तो पक्का है ना कि जो सब देखता है उससे तो अच्छा आँख में होगा वो। अब लेकिन ऐसा होने में एडम स्मिथ को एक यह भी डर था कि अगर इस तरह से लोग एक ही कार्य को बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उन्हें बोरियत होने लगेगी। जैसे एक ही काम को आप बार बार करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं ना। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि बीच बीच में आपको रिफ्रेश किया जाए, आपको शिक्षित किया जाए, आपको उस क्षेत्र में कोई नई ट्रेनिंग दे दी जाए, कोई नया तरीका बता दिया जाए, आपको कोई सेमिनार, वर्कशॉप या सिम्पोजियम के माध्यम से आपको महीना 2 महीने के लिए अलग तरीके से पढ़ाया जाए, समझा दिया जाए। यानी आपको बीच बीच में क्या किया जाए? रिफ्रेश किया जाए। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। अच्छा, तुमसे एक बात और बताएं, यही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की बात और कृषि की अपेक्षा उद्योगों में इसके अधिक संभावनाओं के होने की बात कह करके ही, और इसी के बाद 1776 में किताब प्रकाशित हुई और
अब थोड़ा उसमें डिस्प्यूट है कि एग्जैक्ट कौन सी डेट है जब औद्योगिक क्रांति हुई, क्योंकि 1740 में भी कुछ डेटा में थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन वास्तव में जो जंप आया जिसको आप कहते हैं, जिसको आप टेक ऑफ की स्टेज कहते हैं, आप उसमें पढ़ेंगे अभी जो आपका ग्रोथ वाला पेपर है, आर्थिक समृद्धि वाला 3rd ईयर में है ना एक पेपर, अल्पविकसित देशों का विकास जिसमें है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें रोस्टो के आर्थिक विकास की अवस्थाएं आप पढ़ेंगे। तो उसमें रोस्टो आर्थिक विकास की कई अवस्थाएं बताता है, जैसे परंपरागत समाज की अवस्था, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, अधिकतम उपभोग की अवस्था। तो उसमें वो टेक ऑफ की बात करता है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति का मतलब ये होता है कि उस स्टेज पर आ जाना जहाँ विकास स्वयं होना प्रारंभ हो जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे इतना कुछ आप करके इतनी सुविधाएं पैदा कर दीजिए, इतना सब कुछ हो जाए कि अब आगे विकास अपने आप होने लगे। आत्मस्फूर्ति मतलब स्वयं से ही विकास होने लगे। तो ये जो टेक ऑफ की स्टेज है, इसके बारे में कहा जाता है कि यूरोपीय देशों में जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, खास करके ब्रिटेन में, वहाँ ये टेक ऑफ स्टेज 1790 में आई। कब आई? 1790 में। तो 1740 में कुछ आंकड़े बेहतर तो हुए थे, लेकिन उन्हें हम औद्योगिक क्रांति नहीं कह सकते, क्योंकि औद्योगिक क्रांति असली कब आई? 1790 में। एक तरह से जब 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, लगभग समाप्त हो रही थी, तब जाकर के औद्योगिक क्रांति आई। तो चूँकि 1776 में इसकी किताब आई और उसने श्रम विभाजन की बात कही, विशिष्टीकरण की बात कही, व्यापार उद्योगों में कृषि की अपेक्षा अधिक संभावना की बात कही, और ये सारी बातें काफ़ी हद तक उद्योगों से मैच कर रही थी। तो लोगों को लगता है कि औद्योगिक क्रांति का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जो ये बताते हैं कि वास्तव में ये बहुत पहले किताब आ गई, 1776 में ही आ गई थी। औद्योगिक क्रांति कब हुई? 90 में हुई। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकरण भी उस किताब में उपलब्ध हैं, जैसे कहा जाता है कि उसने कोयले के इंजन की बात कही थी उसमें, जबकि उस समय स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था। तो यह बताता है कि बहुत उसका, इसके अलावा उसने कई जगहों पर व्यापार और उद्योग की तमाम बुराइयां भी की हैं अपनी किताबों में। तो इससे ये कहा गया, समझा गया कि बहुत जितना औद्योगिक क्रांति में इसका योगदान माना जा रहा है, शायद उतना योगदान नहीं है। तो इसने औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कि जो उस समय की परिस्थितियां थी उसका भी असर हुआ। इसके अलावा जो जैसे इसमें कहा गया कि यह निर्माणकारी और व्यापारिक हितों का इसे प्रवक्ता कहा गया, लेकिन कुछ लोग जो मैंने आपको बातें बताई इसके आधार पर कहते हैं कि वह इसका प्रवक्ता नहीं है। जैसे ग्रे के अनुसार यह बात भ्रामक है, क्योंकि उनकी पुस्तक और औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले लिखी गई और बहुत बार यह देखा गया कि वे कृषि के अधिक समर्थक तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयक हितों के आलोचक रहे हैं। जो हमने आपको बताया अभी, ऐसा बहुत जगह उसने अपनी किताब में कृषि की तारीफ की है, लेकिन व्यापार और वाणिज्य का क्या किया है? विरोध किया है या उसकी आलोचना की है, उसके बारे में कुछ गलत कहा है। तो अगर ये इतना समर्थक होता औद्योगिक क्रांति का तो उसकी बुराई न करता। इसके अलावा एक दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ब्लॉक के अनुसार निर्माणकारी हितों का प्रवक्ता कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी पुस्तक व्यापारवादियों और निर्माताओं और विनिर्माताओं की एकाधिकारी और लालची प्रकृति या प्रवृत्ति के विरोध में है। इसने बहुत जगह इसे होता क्या कि व्यापारी अक्सर मोनोपोलिस्ट हो जाता है। व्यापारी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि व्यापारी बस अकेले व्यापारी रहना चाहता है। बाज़ार में वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि वो एकाधिकारी हो जाए, अकेले रह जाए और कोई दुकानदार न रह जाए। तो यह उसने कहा कि ये जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है और ये जो लालच है, ये बुरी बात भी है। इससे क्या होता है कि बाज़ार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। बाज़ार आइडियल तब माना जाता है जब उपभोक्ता को सबसे सस्ते दाम में सबसे अच्छी वस्तु मिले।
और ये तब संभव है जब बाज़ार में ढेर सारे लोग बेचने वाले हों और एक ही क्वालिटी का सामान सबकी दुकान पर रखा हो, और कोई भी किसी भी दुकान को ज़बरदस्ती बंद न करा सकता हो, या कोई ऐसा नियम न लागू कर दे जिससे किसी की दुकान बंद हो जाए। अगर आप सामान खरीदने गए, पता लगा आप ये मोबाइल खरीदने गए, ये मोबाइल 5 दुकानें लाइन्स लगी हैं, सबके पास हैं और सब बेच रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या कोई दुकानदार ऐसा कर सकता है कि ये मोबाइल 200 रुपया महंगा बेच दे? क्योंकि अगल बगल 5 बेच रहे हैं तो आप नहीं पूछ लेंगे भैया आप क्या कितने का है, आप क्या कितने का है। अब अगर इसी जगह एक उसमें ऐसा व्यापारी हो जो बहुत पैसे वाला हो और ये कहना शुरू करे कि सब लोग मोबाइल ले जाओ, मेरे यहाँ किस्त में पैसा देना, अभी देने की ज़रूरत नहीं है, तो बगल में जो 4 दुकानें खुली हुई हैं जो बिना नगद लिए दे ही नहीं सकती, उनके पास पैसा ही नहीं है कि उधार दें, तो परिणाम क्या होगा कि बाकी 4 दुकानें बंद हो जाएंगी। तो कौन बचेगा? अकेला बचेगा। तो अभी जो उधार दे रहा था बिना ब्याज के, जब चारों बंद हो जाएंगी तब वो 10,000 का मोबाइल 15,000 में बेचना शुरू करेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा है ही नहीं बाजार में जो बेचे। तो ये एकाधिकारी प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? एकाधिकारी प्रवृत्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी नीति का इस्तेमाल करके, लालच दे करके बाकी लोगों को बाजार से क्या करता है? बाहर कर देता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति का इसने बहुत विरोध किया है एडम स्मिथ ने, इसलिए वो निश्चित रूप से व्यापारवाद का समर्थक नहीं हो सकता है। जीड रिस्ट के अनुसार यदि यह मान भी लें कि उन्होंने केवल महत्वपूर्ण सिद्धांतों प्रकृतिवाद को स्वीकार किया, तो भी हमको स्वीकार करना होगा कि उन्होंने बहुत जटिल समस्याओं और पहलुओं का अध्ययन किया, वह अधिक उन्नत था। अगर ये भी मान लें चलो उसने केवल प्रकृतिवाद की ही कुछ बातों का अध्ययन किया, तब भी ये तो बात सही है कि उसने बड़े एडवांस तरीके से अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिस तरह से बाकी लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया था। तो यह स्वीकार करने में बुराई नहीं है। प्रकृतिवादियों ने कृषि को इतना महत्वपूर्ण समझा कि अन्य पहलुओं पर विचार नहीं किया। उनका दृष्टिकोण संकुचित रह गया। इसके विपरीत स्मिथ ने आर्थिक क्रिया क्षेत्र को ऊंचाई पर चढ़कर देखा, इसलिए उसका दृष्टिकोण व्यापक और साफ था। ग्रे के अनुसार एडम स्मिथ के पहले आर्थिक विवेचन तो काफ़ी हुए, परंतु स्मिथ के बाद हम अर्थशास्त्र के विवेचन तक पहुंच गए। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि इसके पहले हम आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते थे, लेकिन जब से एडम स्मिथ आ गया तब से हमने अर्थशास्त्र के मुद्दों पर अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जो बात इसने कही वो मैंने आपको बताया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एडम स्मिथ के मुख्य विचार। मुख्य विचारों में पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका विचार है श्रम विभाजन की अवधारणा। हमने पीछे भी आपको श्रम विभाजन के बारे में बताया, थोड़ा आप एग्जैक्ट वही देख लीजिए जो इसने लिखा। श्रम विभाजन, इसको हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। श्रम विभाजन पूरे अर्थशास्त्र के औद्योगिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि श्रम विभाजन की वजह से ही जो बड़े पैमाने का उत्पादन है, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है, वह संभव हो पाता है। स्मिथ की पुस्तक के पहले खंड के पहले अध्याय में ही श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। 18वीं सदी में आर्थिक समस्याओं को बताने का सबसे आसान तरीका यह था कि धन का स्रोत क्या है। और आपसे मैंने सुबह बताया था कि वाणिज्यवादियों ने व्यापार को धन का स्रोत बताया, प्रकृतिवादियों ने कृषि को धन का स्रोत बताया, और एडम स्मिथ ने यानी प्रतिष्ठित समुदाय के अर्थशास्त्रियों ने श्रम को धन का मुख्य स्रोत बताया। यह बात याद रखने वाली है, कभी कभी पूछा जाता है कि अलग से तीनों के हिसाब से धन का स्रोत क्या है, धन कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखो ये 3 तरीके से हैं धन प्राप्त करने के। एडम स्मिथ के अनुसार किसी देश का वार्षिक श्रम ही वह कोष है।
यानी पैसा नहीं बल्कि वार्षिक श्रम। वार्षिक श्रम का मतलब आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उन सारे काम करने वाले, अगर मान लीजिए एक आदमी 8 घंटे काम करता है, कुल देश में 10 लोग हैं, तो एक दिन का कुल श्रम कितना हो गया? 80 घंटा। इस तरह पूरे साल को 365 में गुणा कर दो, तो पूरे साल का जो कोर्स हुआ वो कितना हुआ? उतना घंटा। ठीक है, अब उतने घंटे का लेबर हमारे पास है, हमको उसी से उत्पादन करना है। ठीक है, तो वह कोष है जिसे वह अपने वार्षिक उपभोग के लिए आवश्यकताएं एवं विलासिताओं को उत्पन्न करने या उन्हें बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करता है, या दूसरा काम कि उनका उपयोग जो वस्तुएं दूसरे कोई उत्पन्न करते हैं उनसे प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, आगे अभी हम जब श्रम का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे इस श्रम को हम मूल्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, स्मिथ ने बताया कि उत्पादकता, क्षमता, कुशलता में वृद्धि का कारण श्रम विभाजन ही है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर एक आदमी सारा काम करे, जैसे तुमको एक उदाहरण बताएं, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में नया नया मोहल्ला बना और एक सिलाई मशीन वाला लेकर के एक टेलर तुम्हारे मोहल्ले में आकर के बैठ गया। किसी भी नए टेलर से हम लोग कभी भी अपना नया सूट नहीं सिलवाते, उसको टेस्ट करने के लिए पहले फटा हुआ देते हैं, जरा इसको सिल के बताओ कैसा है, या कोई पुराना कपड़ा देंगे, जरा इसको छोटा बड़ा करके हमको दिखाओ। यानी हमारा विश्वास जमना चाहिए कि टेलर अच्छा है या टेलर खराब है। तो टेलर अकेले बैठा था, फटा पुराना लोगों का सिल रहा था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन बढ़ गई, वो टेलर अच्छा होने गया और उसके यहाँ अब लोगों ने कपड़ा देना शुरू कर दिया। तो अब वो टेलर अकेले सारा काम जो आता है उसकी साइज भी नापता है, कपड़े की कटिंग भी करता है, टेलरिंग भी करता है, काज बटन भी करता है, प्रेस भी करता है, और आने वाले से बातचीत भी करता है, डिलीवरी भी करता है, पैसा भी लेता है। सारा काम कौन करता है? एक आदमी करता है। अगर वो सारा काम करता है तो दिन भर में बड़ी मुश्किल से एक आध शर्ट सिल पाता है। पता चला उसका सारा टाइम बात ही करने में चला जाता है। कोई पूछने आ रहा है कि ये सिलते हो, कोई चलाता है जो दिए थे उसको बना दिए, कोई चलाता है ये जो बनाए थे वो तो ढीला हो गया। बहुत तरह के सवाल हैं, नहीं होते हैं। तो अब क्या हुआ, उसका काम ज़्यादा हो गया है, बेचारा दिन भर में एक शर्ट सिल पा रहा है, बाकी के काम में वो फालतू काम कर रहा है। तो उसने सोचा कि यार एक आदमी रख लेते हैं हम। तो उसने एक व्यक्ति बढ़ा दिया दुकान में। अब क्या हुआ, काम बंट गया। अब ये क्या करता है, ये केवल नाप लेता है और लोगों से बात करता है और कटिंग करता है, और दिन भर सिलता रहता है। कौन बैठ करके? दूसरा आदमी। वो सिलता रहता है और प्रेस करके फोल्ड करके रख देता है, जब कोई लेने आता है तो उठा के पकड़ा देता है। अब सिर्फ इतना हो जाने से पता ये चला कि दिन भर में अब वो 5 शर्ट सिलता है, जबकि एक आदमी बढ़ा तो एक ही शर्ट बढ़नी चाहिए थी ना भाई। एक अकेले सिलता था, 2 लोग हो गए, कितना होना चाहिए? 2 शर्ट, लेकिन 2 नहीं सिलता है। कितना सिल रहा है? 5 शर्ट सिल रहा है। अब उसका थोड़ा काम और बढ़ गया तो उसने एक और आदमी रख लिया, तीसरा आदमी। अब वो एक केवल कटिंग करता है, बात करता है, वो केवल सिलाई करता है, बाकी काज बटन प्रेस फोल्ड करना रखना ये सारा काम कौन करता है? तीसरा आदमी। अब तीनों मिलकर के 10-12 शर्ट सिल देते हैं। इसका मतलब कि अगर बड़े पैमाने का उत्पादन करना हो तो हमको काम क्या करना पड़ेगा? और होता क्या है कि जो आदमी जो काम कर रहा था उसमें बड़ा कुशल हो जाता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, कभी किसी दुकान पर जाओ, तुम तो विद्यार्थी हो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुमको अगर अभी 5590 लिखना होगा तो 5590 एक एक अक्षर ढूंढ करके 5 लिखोगे। लेकिन किसी दुकान पर उस बेचने वाले के पास जाओ जो दिन भर पैसा जोड़ता है, वो कैलकुलेटर यहाँ रखे रहता है, लिस्ट यहाँ लिए रहता है, 110, 120, 130, 140, 150, देखता ही नहीं कैलकुलेटर को ना, वो कैलकुलेटर देखता ही नहीं है और सारा जोड़ डालता है। कैसे भाई? उसकी उंगलियों को याद हो गया है कि इस पर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है।
ये कभी मत सोचो कि आँख ही देखती है और दिमाग याद करता है। जितनी तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां हैं सब बड़े अच्छे से याद करती हैं। ठीक है, जैसे ही कोई आपके कंधे पर हाथ रखता है पीछे से, आप उसका फट से नाम बताते हैं बिना उसको देखे। कैसे पता कोई आदमी है? आंख से तो आप देख नहीं रहे हैं। आपके स्किन को भी पता होता है कि आपने जिसने आपको एक बार छू दिया है, दोबारा छुएगा तो उसको याद रहता है कि ये कि कौन छू रहा है, फला आदमी छू रहा है। तो उंगलियों को याद हो जाता है कि वो कहाँ है तुम्हारा। वो कैलकुलेटर पर जैसे जब साइकिल सीखते हो शुरू में, तो जब ब्रेक लगाना होता हो तो ढूंढते हो ब्रेक कहाँ है, हाथ में ब्रेक। पैडिल पे पैर रखना होता है तो देखते हो पैडिल कहाँ है। लेकिन जब सीख जाते हो तब इसके बाद कभी देखते हो? फट 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 कोई आगे से आ रहा होता है तो तुम बड़े ध्यान से ब्रेक लगाते हो, और वैसे जब सीख जाते हो तो अपने आप ब्रेक लग जाती है, चलते रहते हो। कभी सोच करके ब्रेक लगाते हो? ये क्या है? कि बार बार करने से तुम्हारी आदत में शामिल हो गया है और कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन हो गया है। गाड़ी सीखो और सीख करके छोड़ दो 10-5 दिन, देखो फिर चलाओगे, नहीं चला पाओगे। लेकिन चलाते रहो अगर, तब बढ़िया चला लोगे। कहने का मतलब ये है कि श्रम विभाजन से कुशलता, उत्पादकता और क्षमता, इन सब का विकास होता है। और श्रम विभाजन ही सामाजिक प्रगति और कल्याण का आधार है, ऐसा उसने माना। स्मिथ ने श्रम विभाजन के संबंध में पिन उद्योग का उदाहरण, वास्तव में जिसका उसने उदाहरण दिया, मैंने तुमको टेलर का उदाहरण दे दिया, मान लो, अलग बात है, लेकिन उसने जो एग्जाम्पल अपनी किताब में लिखा था वो पिन इंडस्ट्री का। पिन जानते हो ना? ये जो पिन, जैसे जो अपना कागज दबाते हो जिस पिन से, उसकी बात करता है। वो कहता है कि अगर जो उसका उद्देश्य था कहने का वो ये था कि अगर इसको एक आदमी केवल पिन बनाए तो इतनी मोटी ये स्टील की राड है, उससे पिन बनाना है। एक आदमी अगर इतना छोटा छोटा, इतना पतला पतला काटे खाली इस राड में से, इसके बाद फिर इसको चिकना करे, एक तरफ नुकीला करे, एक तरफ इसकी घुंडी बनाए, ये सारा काम करे तो हो सकता है दिन भर में एक भी पिन न बना सके ना। और उसने कहा कि इसको 18 लोगों में बांट दीजिए। कितने लोगों में? उसने उदाहरण दिया था कि 18 लोगों को यह काम सौंपिए, तब क्या हो, एक आदमी इसको कटिंग करे, एक आदमी इसको पतला करे, एक आदमी इसको चिकना करे, एक आदमी इसका नोक बनाए, एक आदमी घुंडी बनाए, एक आदमी पॉलिश करे, सब कुछ करे, तो पता चलेगा कि दिन भर में वो 50 गुना ज़्यादा पिन बना सकता है। और इसीलिए कहा गया कि बड़े पैमाने का उत्पादन का की जो अवधारणा थी वह चूँकि एडम स्मिथ ने इस पिन इंडस्ट्री के माध्यम से व्यक्त की, तो शायद औद्योगिक क्रांति का जनक इसीलिए किसको मान लिया गया? एडम स्मिथ को मान लिया गया, क्योंकि बात जो उसने कही उस बात में तो दम था। अभी आपने देखा, अच्छा मान लो उसी टेलर वाले उदाहरण को थोड़ा और बढ़ा दो, तो हम लोग सीमांत उत्पादकता जब ह्रास नियम पढ़ते हैं तब भी उसी में उसको जोड़ देते हैं। अब तुमने 3 लोगों को बढ़ा दिया तो उत्पादन बढ़ गया। अब अगर तुम इसी में 4 लोगों को बढ़ा दो तो अब 4 लोगों के बढ़ जाने से उत्पादन उतना तेज़ी से नहीं बढ़े जितना तेज़ी इसको बढ़ना चाहिए था। और अगर 5, 6, 7 कर दो तो ये सब अब मिल कर के आपस में खाली पंचायत करेंगे, झगड़ा करेंगे और दुकान बंद हो जाएगी बजाय चलने की। तो ऐसी भी संभावना नहीं होती है कि असीमित मात्रा में तुम साधन बढ़ाते जाओ, उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। एक उसका अनुकूलतम अनुपात होता है, उसके बाद बढ़ाओगे तो नुकसान होगा, फिर उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जैसे कहा जाता है कि खेत में हल चलता है, देखा है, मान लो एक तुम्हारा खेत है इतना बड़ा, जहाँ खड़े, इसमें अगर एक हल बैल चलाओगे तो मान लो 1 घंटे में जोत देता है खेत, 2 लगा दोगे तब आधा घंटा, 3 लगा दोगे तब, और मान लो 50 लगा दिए तब 50 लगा दोगे, सब उसी में खड़े रहेंगे और शाम तक लौट आएंगे, 1 इंच नहीं जोते रहेंगे, चलेंगे कहाँ? है कि नहीं?
इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बढ़ाते जाओगे तो उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, और उसकी एक लिमिट होती है कि बियॉन्ड द लिमिट यू कैन नॉट इंक्रीज द रिसोर्सेज जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि जब चाहो तब बढ़ाते चले जाओ। तब तो बढ़िया था, एक गमला छत पर रख लेते, उसी में 2 कुंटल गेहूँ पैदा करते हर साल। क्या जरूरत थी खेत बाड़ी फिर बिना मतलब परेशान होने की? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इससे श्रम विभाजन से व्यक्तिगत कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है और नए आविष्कार होते हैं। स्मिथ ने श्रम विभाजन की सीमाओं को से भी परिचित थे। खंड 2 के अध्याय 3 में उन्होंने लिखा कि डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट या साइज ऑफ द मार्केट। तो श्रम विभाजन जो है ये ऐसा, मैंने आपसे कहा, ये बाजार के विस्तार से सीमित है। ऐसा नहीं कि आप काम बांटते जाएंगे तो अरे भाई उतना लेने वाला भी कोई होना चाहिए ना, पैदा ही करके आप क्या करेंगे। तो बाजार का जो साइज होता है उससे हम श्रम विभाजन प्रभावित होता है। पूंजी की मात्रा भी श्रम विभाजन को प्रभावित करती है। जैसे आप काम बांटते चले गए, मशीन आपके पास एक ही है, तो सब लोग उस पर क्या करेंगे भाई? आप एक मशीन भी बढ़ाइए तब ना काम बढ़ेगा, यानी पूंजी की भी आपको लगानी पड़ेगी। तो श्रम विभाजन बिना पूंजी की मात्रा के बहुत व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा श्रम विभाजन उद्योगों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कृषि और उद्योग की बात करें तो कृषि में काम ही सीमित है, कितना बांटेंगे आप? तो वहाँ श्रम विभाजन की स्कोप कम है, लेकिन उद्योगों में इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। एडम स्मिथ ने खंड 1 के अध्याय 5 में इसके दोषों की चर्चा की। और उसने ये कहा कि जब एक ही कार्य बार बार किया जाता है तो व्यक्ति उस कार्य से ऊब जाता है और अनुत्पादक हो जाता है। लेकिन इसके लिए उसने ये कहा कि बीच बीच में उसे, जैसा मैंने आपसे बताया, कि शिक्षित करने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर वह शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से बीच बीच में उसकी ट्रेनिंग, उसका रिफ्रेशर या उसके काम करने के तरीके, इन सब को बदल करके हम उसकी क्षमता को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक पार्ट जो एडम स्मिथ का है वो हुआ। इसके बाद का जो आगे है वो हम लोग कल पढ़ेंगे।